So students, today we'll discuss about basics of CNC programming. We'll start with the basic concepts regarding programming. So basically in defining the motion of the tool, जब हम tool के motion को define कर रहे हैं from one point to another, as you know कि to specify a point you have to specify the coordinate of that point. किसी भी पॉइंट को आपने सपोज स्पेसिफाई करना है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, तो हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? हम स्पेसिफाई करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेके, जैसे आपने ग्राफ में देखा होगा, आपका एक्स वाई ग्राफ में आपका 0 0 ओरिजिन हो जाता है, और कोई भी पॉइंट है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है. सिमिलरली इन केस ऑफ सीएनसी मशीन, क्योंकि टूल को मूव करना है, कहाँ कट करना है, कहाँ होल करना है, कहाँ आपका मशीन मटेरियल रिमूव करना है, किस पोजीशन पे टूल को जाना है, तो मशीन को कैसे पता चलेगा? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स वी बेसिकली यूज, दैट इज एब्सोल्यूट पोजीशनिंग सिस्टम, और एब्सोल्यूट मोड बोल देते हैं पोजीशनिंग मोड, या इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग मोड. Now, what is the basic difference between absolute positioning mode और incremental positioning mode? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या? देखिए, इन केस ऑफ एब्सोल्यूट को पहले हम एब्सोल्यूट डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मोड या एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, जिसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट या 0 0 मान लिया, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है. किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम उस पॉइंट के रेफरेंस में ही बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप खड़े हुए हो, मैंने कहा आपको एक कदम चल, अब जो जहां आप खड़े हुए हो मान लिया वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो मैंने आपको कहा कि 2 कदम चलो वहां से, तो आपने 2 कदम लिए उस रेफरेंस पॉइंट से. फिर मैंने कहा कि आप 3 कदम लो, तो इसका मतलब नहीं अब जिस पोजीशन पे आप खड़े हो वहां से 3 नहीं, जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जो 0 0 थी, वहां से 3 स्टेप. इसका मतलब आप जहां खड़े हो 2 स्टेप आपने ले लिए, एक और लेना. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दिस इज बेसिकली नोन एज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मोड, जिसमें आपका 0 0 हरदम फिक्स होता है, और किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम स्पेसिफाई करते हैं उस रेफरेंस पॉइंट से, उस 0 0 से. लेकिन इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसमें इंक्रीमेंटल मोड में क्या है, आपका 0 0 फिक्स नहीं होता. जहां आप या आपकी मशीन चली गई या आपका टूल पहुंच गया, दैट पॉइंट बिकम्स योर रेफरेंस पॉइंट. वो पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, और आगे जहां जाना है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने उस पॉइंट के रेफरेंस में स्पेसिफाई करने हैं. जैसे पहले मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, सपोज यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट, तो आपका रेफरेंस पॉइंट है अभी, तो मैंने कहा 2 कदम चलो, आपने 2 कदम एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस में आप चल दिए, ठीक है. सपोज एक्स में चलना था तो एक्स में चले आप 2 स्टेप्स. फिर मैंने कहा कि आप 3 स्टेप चलो, तो 3 स्टेप का मतलब अब क्या हो गया, वो पुराने वाले, पहले एब्सोल्यूट में तो क्या था, पुराने, इस 3 का मतलब उस पुराने जो पहले जो स्टार्टिंग में आप खड़े थे वहां से 3. लेकिन इंक्रीमेंटल में क्या हो गया, अब जहां आप खड़े हो 2 स्टेप लेने के बाद जहां खड़े हो, दैट बिकम्स योर रेफरेंस पॉइंट. अब 3 स्टेप का मतलब है उस पॉइंट से 3 स्टेप. तो कहने का मतलब यह है कि इन केस ऑफ एब्सोल्यूट सिस्टम, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो फिक्स होता है, और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम उस रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं कि उस रेफरेंस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस कितना है, वाई डिस्टेंस कितना है. लेकिन इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल सिस्टम, उसमें क्या होता है कि जहां मशीन टूल आपकी खड़ी होगी, सपोज आपका मशीन खड़ा है, जहां पे टूल की पोजीशनिंग होगी, एक पॉइंट पे पहुंच गया, अब दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हम कहां से देंगे, जहां पे मशीन टूल या जो आपका टूल की पोजीशनिंग है. अब वहां से आगे चला गया तो वो पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल सिस्टम एंड एब्सोल्यूट सिस्टम. सो हम प्रोग्राम को 2 तरह से लिख सकते हैं, जो सीएनसी की हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, तो उसमें हम ये दोनों सिस्टम्स फॉलो कर सकते हैं. यू कैन राइट दैट इन इंक्रीमेंटल मोड और इन एब्सोल्यूट मोड. नाउ यू कैन सी द फिगर में आप देखिए, पॉइंट P1 है सपोज, तो P1 में क्या हो रहा है, P1 के कोऑर्डिनेट, सपोज हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, सपोज जो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है
ये आपका रेफरेंस पॉइंट है एक्स और वाई का, जो जहां मीट करी, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, जो हमारा P0 जिसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब P1 अगर हम पहले चलते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम में, तो एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या होगा, P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो गए, एक्स एक्सिस में कितना है 12, वाई एक्सिस में कितना है 12, तो P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 12 12। तो अगर मशीन टूल P0 पे हम कहेंगे कि उसको एक्स में कितना चलना है 12 और वाई में 12, अगर P1 पॉइंट पे जाना है। इसी तरह P1 से P2 पे जाना है, तो एब्सोल्यूट सिस्टम में हम कहां से P2 के पोजीशनिंग कहां से लेंगे, उसको हम 0 0 से P0 से ही स्पेसिफाई करेंगे। P0 ही हमारा ओरिजिन है, वो हमारा फिक्स रहेगा, तो चाहे P1 पे जाए, P2 पे या P3 पे, तो उसका जो कोऑर्डिनेट या पोजीशनिंग हम कहां से स्पेसिफाई करेंगे P0 से। तो P2 में अगर मशीन टूल P1 पे है और P2 पे जाना है, तो भी हम क्या करेंगे, P1 P2 के कोऑर्डिनेट्स हम क्या देंगे, अब इसमें देख रहे हैं हम P2 कितना है, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट से 26 है और वाई में कितना है 16 है, तो कितना कोऑर्डिनेट हो गया 26 16। तो हम स्पेसिफाई करेंगे P1 से भी अगर मशीन को P2 में जाना है, तो हम लिखेंगे x कितना हो गया हमारा 26, y कितना हो गया 16। इसी तरह अब P2 से P3 में जाना है, तो P3 के हम कोऑर्डिनेट्स देंगे, तो P3 के कोऑर्डिनेट्स कहां से होंगे, आपका वही P0 से, तो वहां से हमारा P3 में x कितना है 38 है और y कितना है 32, तो P3 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए x 38 y 32। सो दिस इज एब्सोल्यूट सिस्टम, मतलब हर पॉइंट का हमने कहां से कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं या पोजीशनिंग की है P0 से, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन इंक्रीमेंटल सिस्टम में हम क्या करेंगे, सपोज अभी मशीन आपकी P0 पे है, P1 पे लेके जानी है, तो ठीक है P1 पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स कहां से निकालेंगे P0 से, तो वो तो वही हो गया 12 और 12। लेकिन अब मशीन P1 से P2 जानी है, तो अब P1 हमारे लिए 0 0 हो गया, P1 हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, और P2 को हम P2 के कोऑर्डिनेट्स हम कहां से निकालेंगे P1 से, तो P1 के हमें पता है 12 12 है, और अब कितना बच गया फिर P1 से, P1 को अगर हम 0 0 माने तो P2 का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 26 में से 12 घटा दो कितना हो गया 14। इसी तरह y एक्सिस में P1 कितना था 12 था, और इसमें से 16 में से 12 घटा दो कितना हो गया 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे 4 एंड 14। इसका मतलब y में 4 चलना है और x में कितना चलना है 14। तो इंक्रीमेंटल में हम क्या करेंगे, x आपका 14 y आपका 4। तो इसी तरह अब P3 पे जाना है, तो हमारा P2 रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। अब P3 के कोऑर्डिनेट्स हमने किसके रेफरेंस में निकालना है, P2 हमारा 0 0 होगा, यहां से आप जो है P2 के कोऑर्डिनेट्स P3 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तब P3 के हम निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, P2 का तो 16 तो था ही, तो अब ये 0 0 हो गया, लेकिन P3 का कितना था 32 था P0 से, लेकिन अब हम P2 के रेफरेंस में निकालना है, तो कितना हो गया 32 माइनस 16 16, तो y में कितना हो गया 16 और x में कितना हो गया 38 माइनस 26 कितना हो 12, तो y 12 और x 16, तो हमारा x में कितना चलना पड़ेगा 12 और y में कितना चलना पड़ेगा 16। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल सिस्टम एंड एब्सोल्यूट सिस्टम। ये बेसिक डिफरेंस है एब्सोल्यूट सिस्टम में और इंक्रीमेंटल सिस्टम में। नाउ मूविंग टू पार्ट प्रोग्राम। तो पार्ट प्रोग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया है। व्हाट इज बेसिकली ए पार्ट प्रोग्राम? पार्ट प्रोग्राम क्या है? दीज आर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू मशीन इन ए कोडेड लैंग्वेज। एक तरह की इंस्ट्रक्शंस है जो मशीन को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं बाय यूजिंग लेटर्स नंबर्स, ये सब यूज करके हम जो है मशीन को एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मशीन को करना क्या है, क्योंकि मशीन यही लैंग्वेज जो है अंडरस्टैंड करती है। तो ये एक तरह का नॉर्मल ब्लॉक है, जैसे हमने लिखा है N10 Z0 1 X5 Y 2.5 F 1.5 EOB एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये जो एक, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ये एक जो इंस्ट्रक्शन है जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होगी, लिखते चले जाएंगे हम, तो क्या हो गया, बहुत सारे ब्लॉक्स हो गए। तो जब मैं ब्लॉक बोल रहा हूं दैट मींस एक इंस्ट्रक्शन की हम बात करें जो हमने एक लाइन में एक इंस्ट्रक्शन दी, दैट इज बेसिकली ए ब्लॉक। अब ये एन किसको स्पेसिफाई करता है? एन का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, दैट वी विल स्टडी। जब तक ये हमें नहीं पता रहेगा तो हम प्रोग्रामिंग ना लिख पाएंगे ना ही हम समझ पाएंगे। तो ये एन क्या है? एक तरह का ये आपके बेसिकली एनसी वर्ड्स बोलते हैं हम इनको, दे आर बेसिकली नोन एज एनसी वर्ड। तो ये कलेक्शन है कैरेक्टर्स का, जो इंस्ट्रक्शंस को, जो कमांड हम दे रहे हैं उनको फॉर्म
जैसे हमने पहले उसमें देखा था एन वर्ड, N01 लिखा हुआ था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन वर्ड बोलते हैं। जो एन वर्ड का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली सीक्वेंस नंबर। एन किसको स्पेसिफाई करा? सीक्वेंस नंबर को। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ब्लॉक। जैसे आप सीरियल नंबर देते हो, कोई चीज लिखते हो, सीरियल नंबर 1 2 3 4, एक तरह का सीरियल नंबर क्या स्पेसिफाई करता है कि उसकी पोजीशन का हमें पता चलता है, ठीक है ना। तो इसी तरह सीक्वेंस नंबर भी क्या है? ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ब्लॉक है। जैसे मैंने लिख दिया N10, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये 10th ब्लॉक की बात कर रहा है। तो सीक्वेंस नंबर के एन किसको स्पेसिफाई करता है? सीक्वेंस नंबर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर एन, और उसके बाद 4 डिजिट का नंबर होता है। तो कहां से कहां तक हो सकता है सीक्वेंस नंबर? N0001 टू N9999, इतने सीक्वेंस नंबर्स आप यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस नंबर में आप N00123 ऐसे यूज कर सकते हैं, या N005 10 20 इस तरह भी हम यूज, जरूर नहीं है कि हम इसको कंटिन्यूटी में यूज करें। देन एक्स वाई एंड जेड वर्ड, ये किसको स्पेसिफाई करते हैं? ये तो आपने पढ़ा है, जैसे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। एक्स का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, जेड का मतलब जेड कोऑर्डिनेट। तो हम जब प्रोग्राम में एक्स लिखेंगे x4, y5, z4, इसका मतलब क्या है? मशीन को कहा जाना है एक्स में 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वाई में 5 और जेड में जितना हम स्पेसिफाई करते हैं। तो एक्स वाई एंड जेड वर्ड्स क्या है? ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आपको बता रहे हैं कि कहाँ एक्स एक्सिस में कितना मूव करना है, वाई में कितना मूव करना है, और जेड में हमने कितना मूव करना है। देन कम योर एफ वर्ड। तो एफ वर्ड क्या स्पेसिफाई करता है? इट स्पेसिफाई फीड रेट। जो आप फीड दे रहे हो, जैसे F200 है, तो इसका मतलब आपने फीड जी है 200। यूनिट के लिए अलग जी कोड होता है कि आपने वो यूनिट क्या है, mm पर मिनट में दी है या कौन सी यूनिट में दी है, तो वो हम जी वर्ड से स्पेसिफाई करते हैं। तो F लिखेंगे, उसके आगे जितनी भी फीड आप दोगे वो हम राइट करेंगे। लेकिन यूनिट के लिए, फीड की यूनिट के लिए जी कोड है जो हम आगे पढ़ेंगे। देन यू हैव टी वर्ड, दैट इज टूल सिलेक्शन। जनरली क्या है, मशीनिंग सेंटर में हमने पीछे पढ़ा है ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर में क्या होता है? टूल मैगजीन होती है। टूल मैगजीन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, और बड़े बड़े जो मशीनिंग सेंटर्स हैं, तो वहां पे क्या, वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने। किसी ऑपरेशन के लिए कोई टूल चाहिए, किसी ऑपरेशन के लिए दूसरा टूल चाहिए। आपको थ्रेडिंग करनी है या टर्निंग करनी है या मिलिंग करनी है, तो टूल अलग अलग चाहिए। तो वो दैट यू हैव टू स्पेसिफाई इन द प्रोग्राम, आपको वो प्रोग्राम में स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है टी वर्ड होता है। तो टूल्स जब टूल मैगजीन में रखे हुए होते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर की में, तो उनको हम नंबरिंग दे के रखते हैं, ये टूल 1 है, 2 है, 3 है। तो आप प्रोग्राम में स्पेसिफाई करोगे, लिखोगे T02 मींस टूल नंबर 2। तो टूल को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? कैपिटल लेटर टी और उसके बाद टूल का नंबर। सो जैसे T01 है, इसका मतलब क्या है? टूल नंबर 1 इज टू बी यूज्ड। उस काम के लिए उस ब्लॉक में आपको T01 यूज करना है। फिर मान लिया आपको कुछ और करना था, दूसरा टूल यूज करना, तो आप लिखोगे, फिर टूल चेंज करोगे, तो फिर T02। तो मशीन अपने आप अंडरस्टैंड करेगी कि इस ऑपरेशन के लिए मुझे ये वाला टूल यूज करना था, इस ऑपरेशन के लिए मुझे ये टूल यूज करना था। नाउ कमिंग टू एम कोड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जी कोड और एम कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे हरदम क्वेश्चन आता है। सो एम कोड को हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज मिसलेनियस फंक्शंस। मिसलेनियस फंक्शंस या एम कोड हम किस लिए यूज करते हैं? कुछ ऑक्सिलरी और मिसलेनियस ऑपरेशंस हैं, उनको हमने जब यूज करना है, उनके लिए जो है हम जो है एम कोड यूज करते हैं। जहां कोई, ये बेसिकली एम कोड डायमेंशनल मूवमेंट, मशीन के मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। कौन से कोड है? जैसे स्पिंडल को आपने स्टार्ट करना है, स्पिंडल को ऑफ करना है, कूलेंट आपको ऑन करना है, कूलेंट आपको ऑफ करना है, तो ये एम कोड्स हैं। जैसे आप M02 प्रोग्राम स्टॉप, ठीक है ना। सो M30 इट इज रिटन रॉन्ग इन द स्लाइड, ये M30 नहीं है, आप इसको M03 कर लेना कि स्पिंडल स्टार्ट। स्पिंडल स्टार्ट किस में? क्लॉकवाइज, क्योंकि स्पिंडल क्लॉकवाइज में भी कर सकते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब आपको क्लॉकवाइज में करना है तो M03, और आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी है तो M04। इसी तरह स्पिंडल स्टॉप, टूल चेंज के लिए जैसे अभी हमने बताया T0 टूल कौन सा यूज करना, तो टूल चेंज करना तो पहले आपको लिखना पड़ेगा M06, इसका मतलब आप टूल चेंज करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको क्या है, टूल का नंबर देना पड़ेगा, M06 T01 मींस टूल चेंज करना है और टूल 1 हमने यूज करना है। इसी तरह कूलेंट ऑन और कूलेंट ऑफ। तो ये जो बेसिक जो मैंने लिखे हुए हैं एम कोड, ये तो आपको याद होने चाहिए, आपको याद करने पड़ेंगे। आपकी बुक में भी होंगे कुछ स्पेसिफिक
तो ये कोड आपको याद होना चाहिए। ये इसमें चेंज कर लेना, ये M03 स्पिंडल स्टार्ट, इट इज रिटन रॉन्गली इन दिस स्लाइड। तो ये कुछ प्रोग्राम्स मैंने, ये मेन इंपॉर्टेंट मैंने एम कोड लिखे हुए हैं, जैसे M0, ये M02 एंड ऑफ प्रोग्राम, M03 स्पिंडल स्टार्ट, M04 स्पिंडल स्टार्ट, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में है, और M05 स्पिंडल स्टॉप, टूल चेंज, कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो आप अपनी बुक्स, आपकी बुक्स में मिलेंगे, आप उनको रीड कर लेना। नाउ कमिंग टू एस वर्ड्स। तो एस वर्ड क्या होता है? आपने स्पिंडल स्टार्ट के लिए तो एम कोड देख लिया, M03 या M04 है, लेकिन स्टार्ट तो होगी, लेकिन किस स्पीड से चलेगी वो हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो उसके लिए एस वर्ड होता है। हम लिखेंगे M03, M03 मीन स्पिंडल स्टार्ट। हमने कमांड दे दी है मशीन को, तो M03 क्या मतलब है कि मशीन स्पिंडल को स्टार्ट करे, लेकिन उसके आगे हमने स्पेसिफाई, वी हैव टू स्पेसिफाई कि S800 का मतलब कि स्पिंडल की स्पीड क्या होनी चाहिए? 800 आरपीएम, 800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से जो है स्पिंडल रोटेट करे। तो एस वर्ड किसको स्पेसिफाई करता है? स्पिंडल की स्पीड को। S500 लिख दिया, S400 लिख दिया, इसका मतलब स्पिंडल की स्पीड आप स्पेसिफाई कर रहे हो, 400 आरपीएम या 500 आरपीएम। तो जब हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो उसमें स्पेसिफाई करते हैं कि आपको स्पिंडल स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए एम कोड देना पड़ेगा, M03, M04, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन S405, जितनी आपको स्पीड देनी है वो आप स्पेसिफाई करें। तो एस वर्ड किसके लिए होता है? स्पिंडल स्पीड की। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जी कोड जिनको हम बोलते हैं, या जी वर्ड्स बोल दो आपको, या इनको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फंक्शंस। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फंक्शंस। क्यों? बिकॉज ये कंट्रोल यूनिट को प्रिपेयर करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? These are represented by लेटर G। एक लेटर G होता है, उसके बाद 2 डिजिट का नंबर होता है, फॉलोड बाय 2 डिजिट नंबर। तो ये कहां से कहां तक हो सकते हैं? अब 2 डिजिट का नंबर कहां से शुरू होते हैं? 00 से लेकर 99 तक हो सकते हैं। 2 डिजिट के तो इतना ही हो सकते हैं, इसके बाद तो 3 डिजिट आ जाती है। तो इसका मतलब G कोड कितने होते हैं? G00 से लेकर G99 तक, इतने G कोड्स हैं हमारे पास। तो कुछ इंपॉर्टेंट G कोड्स हैं, जैसे G00 है। G00 का मतलब रैपिड ट्रेवर्स। अब रैपिड ट्रेवर्स का मतलब क्या है? रैपिड ट्रेवर्स का मतलब है, जैसे आपने लेथ में काम करते हो तो आप क्या करते हो? उसको आगे पीछे करते हो सैडल से, कभी स्पीड से, कभी धीरे। अब जब आप कटिंग कर रहे हो तब तो क्या आप बहुत स्लोली उसको मूव करते हो, लेकिन जब नहीं कर रहे तो आप फास्ट मूव करते हो। इसी तरह जब मशीन कटिंग नहीं कर रही, जब मशीन टूल को एक जगह से दूसरी, आपको टूल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, लेकिन आप कटिंग नहीं कर रहे, तो हम उसको धीरे धीरे थोड़ी लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करना है? हम उसमें कोड में लिख देते हैं G0, मीन्स आपका मान लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो हम लिखेंगे G00, x जहां से आपको लेके जाना है, जहां भी आपको X20 Y20, इसका मतलब जिस पोजीशन पे है मशीन, उससे हमें X20 Y20 पॉइंट पे जाना है, जहां उस जो कि रेफरेंस पॉइंट से X20 और Y20 वहां पे जाना है। लेकिन हमने कैसे जाना है? रैपिड ट्रेवर्स, फास्ट, कटिंग नहीं करनी हमने, खाली हमने वहां पे जाना है, पहुंचना है। तो वो क्या है? मशीन फास्ट जाएगी, बहुत फास्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि जब वो मूव कर रही है मशीन, तो उस बीच में कुछ हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमें जो टूल की मशीन टूल की पोजीशनिंग ऐसी करनी चाहिए जेड में, या कि आपका ऊपर होना चाहिए अगर कोई बीच में रुकावट है तो, ताकि उसको टकराए ना। इसी तरह G01 है, दैट इज फॉर लीनियर इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? जब कटिंग करते हुए मशीन एक पाथ ट्रेवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। सो G01 मतलब लीनियर इंटरपोलेशन। जब आप कोई भी कटिंग कर रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में, जब आप एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी मशीनिंग कर रहे हो, तब हम क्या यूज करते हैं? कोड G01, दैट इज लीनियर इंटरपोलेशन। टर्निंग कर रहे हो आप स्ट्रेट लाइन में, या मिलिंग कर रहे हो, तो G01 हम कोड देते हैं। इसका मतलब कटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसी तरह अगर आप कर्व्ड पाथ पे, मान लिया कोई आप आर्क में कटिंग कर रहे हो, या कुछ आपका कर्व्ड पाथ है, वहां अगर हमने कटिंग करनी है तो हम कोड देते हैं G02, दैट इज सर्कुलर इंटरपोलेशन। अब सर्कुलर इंटरपोलेशन भी दो तरह से होता है, या तो आप क्लॉकवाइज एक पॉइंट से बी पे आप क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जा रहे हो, या आप ए से बी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी से ए में जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो में जा रहे हो, ए से बी में जा रहे हो क्लॉकवाइज में जा रहे हो। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग करना चाह रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग करना
4 है। तो उसी हिसाब से हम देंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन। G02 अगर आप क्लॉकवाइज में कर रहे हो, G03 आप एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हो। सो जी कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आप जी कोड अच्छे से तैयार करना। और प्रोग्रामिंग भी नहीं होगी जब तक आप जी कोड याद नहीं करोगे। तो कुछ एम कोड और कुछ जी कोड जो मैंने आपको बताए, ये आपको याद भी करने हैं। ये एग्जाम में पूछते भी हैं कि व्हाट इज G00 किसके लिए है, या G01 किसके लिए है, तो आपको यू हैव टू रिमेंबर देम। अब ये मैंने लिख दिए जनरल से कोड्स हैं, लेकिन ये पहले भी लिखा हुआ है। तो इसमें एक ये आपका देखो G90 आप एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। तो ये आपको याद रखना है कि जब हमने एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करनी है कि हमने 00 फिक्स कर रखी, उसी पॉइंट से सबके कोऑर्डिनेट्स लेने, तो हमने लिखना पड़ेगा पहले ब्लॉक में G90, इस तरह G91, इसी तरह के G70, G71 जो यूनिट्स को स्पेसिफाई करना है, आप इंचीज में ले रहे हो, mm में ले रहे हो, तो ये सब आपको यूज करना है। तो बुक में दे रखे हैं सारे कोड्स, तो ये इंपॉर्टेंट कोड्स हैं कुछ जो आप पढ़ लेना और याद भी रखने हैं आपको ना। अब जी कोड भी दो तरह के होते हैं, एक हम बोलते हैं मॉडल कोड, एक हम बोलते हैं नॉन मॉडल कोड्स। जी कोड्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मॉडल कोड और नॉन मॉडल कोड्स। अब मॉडल कोड क्या होता है? मॉडल कोड्स वो होते हैं जो हमने एक बार एक ब्लॉक में लिख दिए, जैसे हमने शुरू में मैंने आपको बताया था, एक ब्लॉक बताया था, एक इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिए, तो उसमें अगर हमने शुरू में वो ब्लॉक कोड्स लिख दिए तो वो पूरे प्रोग्राम में एक्टिव रहेंगे। मींस वो पूरे प्रोग्राम में एक्टिव रहेंगे। जैसे G90 है, G90 का मतलब अभी क्या बताया था? एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। इसका मतलब हमने एब्सोल्यूट प्रोग्राम सबसे पहले ब्लॉक में हम लिखते हैं G90। इसका मतलब क्या है कि जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं वो क्या है? एब्सोल्यूट मोड में लिख रहा हूं। मींस मेरा 00 फिक्स है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कहां से स्पेसिफाई करेंगे? उस 00 से। तो एक बार G90 लिख दिया तो प्रोग्राम में वो एब्सोल्यूट सिस्टम ही चलता जाएगा जब तक कि आप किसी ब्लॉक में G91 ना लिख दें। क्यों? इसका जो कोड, जो इसको कैंसिलेशन कोड है, वो G91 ही है। तो G90 मॉडल कोड हो गया। तो G90 तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसका करस्पॉन्डिंग कोड से हम उसको कैंसिल आउट ना करें। तो जिस ब्लॉक में G91 लिख दिया, इसका मतलब है अब मैं इंक्रीमेंटल सिस्टम फॉलो करूंगा कि इसके बाद जो मेरी पोजीशनिंग होगी वो कैसी होगी? इंक्रीमेंटल, कि मशीन जहां खड़ी है उससे उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा और अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस पॉइंट से स्पेसिफाई होंगे। तो ये कुछ मॉडल कोड्स है। इसी तरह G01 है, जब आपने एक बार G01 लिख दिया, इसका मतलब लीनियर इंटरपोलेशन, आप कटिंग एक स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो, तो वो कटिंग स्ट्रेट लाइन में रहेगी जब तक कि आप उसको उसके करस्पॉन्डिंग कोड कौन सा हो गया? G02 अपोजिंग कोड जो है वो उसको कैंसिल करेगा कि आप कटिंग अप सर्कुलर पाथ में करना चाहते हो। तो ये कोड्स हैं मॉडल कोड्स। और कुछ कोड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन मॉडल कोड्स। बहुत कम है नॉन मॉडल्स हालांकि। तो ये जो कोड्स हैं ये रिमेन एक्टिव, जिस ब्लॉक में हम लिखेंगे उसमें ही एक्टिव रहते हैं। कि आपने एक ब्लॉक में लिख दिया कि G04 जैसे ड्वेल के लिए, कि आपने ड्रिलिंग की और थोड़ी देर क्या है आप उसको खाली घुमाना चाहते हैं ताकि बर्स, जो होल के बर्स हैं वो हैं आपका, जो ड्रिलिंग स्मूथ हो जाए, तो वो ड्रिल ऐसे ही घूमता रहेगा थोड़ी देर। तो दैट इज बेसिकली नोन एज ड्वेल। तो ये जो कोड है आपने एक बार लिख दिया तो वो उस ब्लॉक में, जिस लाइन में, जिस ब्लॉक में आपने लिखा है उसमें ही एक्टिव रहेगा। अगले ब्लॉक में अगर आप फिर ड्रिलिंग कर रहे हो तो उसमें वो D04 नहीं लिखोगे तो वो क्या है? अपने आप जो है 3 सेकंड या 4 सेकंड के लिए ड्रिल अपने आप जो है रोटेट नहीं करेगी होल के अंदर। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडल कोड्स एंड नॉन मॉडल कोड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉडल कोड्स आर दोज कोड्स विच रिमेन एक्टिव व्हेन रिटन इन ए प्रोग्राम थ्रू आउट द प्रोग्राम। एक ब्लॉक में अगर आपने लिख दिया तो दे रिमेन एक्टिव once written in a block, they remain active throughout the program, whereas non-model codes they remain active in the block in which they are written। और एक ब्लॉक के जो भी हमने, जैसे पीछे मैंने ब्लॉक बताया था आपका, तो सबसे आखिर में हम लिखते हैं EOB। EOB का मतलब क्या है? एंड ऑफ ब्लॉक। हर लाइन के, हर ब्लॉक के बाद हम लिखेंगे, जैसे N01 G01 XY जितना जाना है उसके बाद एंड लिखेंगे EOB मींस एंड। हर इंस्ट्रक्शन को हम जब एंड करेंगे तो उसके बाद में लिखेंगे EOB मींस एंड ऑफ ब्लॉक। EOB ये इंडिकेट करता है कि यहां पे ये ब्लॉक खत्म हो गया, अब दूसरा ब्लॉक शुरू हो गया। जैसे आप लाइन में लिखते हो ना, फुल स्टॉप लगा दिया आपने, एक लाइन लिखी आपने, फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब ये लाइन खत्म हो गई, आपकी दूसरी शुरू हो रही। इसी तरह एंड ऑफ ब्लॉक भी क्या है? उस ब्लॉक के एंड को स्पेसिफाई करता है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। तो ये कोड आप एक बार अच्छे से रिमेंबर करो। कुछ जी कोड्स जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट, और एम कोड्स उनको पढ़ो। इसके बाद जो है वी विल स्टार्ट विद, इसके बाद जो है हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। दैट्स इट।